आज हम ज्यामिति यानी जियोमेट्री के कुछ प्रश्न हल करेंगे जो भारत की एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे। और यह है हमारा पहला प्रश्न। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन निगमनिक तर्कण यानी डिडक्टिव रीजनिंग की सही व्याख्या करता है? आप तो जानते हैं कि गणित में व्याख्या को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ भी हमसे व्याख्या संबंधित प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। और हो सकता है कि व्याख्या से आप इतना ना समझ पाएं, पर अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप जरूर समझ पाएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि वास्तव में निगमनिक तर्कण क्या है और फिर हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो निगमनिक तर्कण का मतलब है कि अगर आपको बहुत सारे कथन दिए जाते हैं तो उन कथनों के प्रयोग से आप निगमित यानी डिड्यूस करते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो सत्य होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि सभी लड़के लंबे हैं, ऑल बॉयज आर टॉल, और फिर हम कहते हैं कि बिल एक लड़का है, बिल इज अ बॉय। अब अगर ये दोनों कथन सत्य हैं तो हम इसमें से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर बिल एक लड़का है और सभी लड़के लंबे हैं तो बिल भी लंबा होगा। तो हमने ये कथन निगमित किया है इन दोनों कथनों से जो हम जानते हैं कि सत्य है। तो निश्चित तौर पर यह कथन सत्य है। क्योंकि ये दोनों कथन सत्य हैं तो बिल भी लंबा होगा। इसे निगमनिक तर्कण कहते हैं। यानी कि तर्क का प्रयोग करते हुए हम दिए गए स्थापित कथनों के आधार पर कुछ और कथन प्राप्त करते हैं जो सत्य होते हैं। अक्सर हम एक और तर्कण यानी रीजनिंग के बारे में भी सुनते हैं और वो है आगमनिक तर्कण यानी इंडक्टिव रीजनिंग। इसका मतलब है कि दिए गए कथनों के अध्ययन और निरीक्षण से एक व्यापक अनुमानित कथन प्राप्त करना। वैसे तो व्यापकीकरण यानी जनरलाइज करना सही नहीं होता, लेकिन अगर दिए गए उदाहरण में आपको कोई पैटर्न नजर आए तो उसके चिंतन से आप कोई व्यापक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ये आगमनिक तर्कण है। अब चलिए देखते हैं कि यहां दी गई निगमनिक तर्कण की कौन सी परिभाषा सही है। तो पहला कथन है, तर्क का प्रयोग करते हुए स्वीकार्य कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। यह तो सही लगता है और हमने भी ऐसा ही किया है। तर्क का प्रयोग करते हुए हमने स्वीकार्य कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला। मतलब ये दो कथन, तो कथन ए निगमनिक तर्कण की व्याख्या करता है। अब दूसरा कथन, किसी अपरिभाषित नियम के अर्थ को स्वीकारना। ये हो भी कैसे सकता है? हम किसी भी नियम को ऐसे नहीं स्वीकार कर सकते, इसलिए बी तो बिल्कुल गलत है। अब तीसरा कथन, किसी गणितीय पद को परिभाषित करते हुए उसे भौतिक वस्तुओं के संगत बनाना। इसका भी कोई संबंध नहीं है डिडक्टिव रीजनिंग के साथ। अब आखिरी कथन, विशेष उदाहरणों की जांच करते हुए किसी व्यापक सत्य का अनुमान लगाना। यही बात तो हमने भी की थी कुछ देर पहले। लेकिन यह तो आगमनिक तर्कण यानी इंडक्टिव रीजनिंग है और हमसे पूछा गया है निगमनिक तर्कण के बारे में। तो इसलिए सही उत्तर केवल ए होगा, मतलब पहला कथन। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। यह हमारा दूसरा प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र में कोण 1, ये चिन्ह सर्वांग समता दर्शाता है। और जब हम कहते हैं कि दो कोण सर्वांग सम हैं, जैसे इस स्थिति में कोण 1 कोण 4 के सर्वांग सम है, यानी इन दोनों कोणों का माप समान होगा। पर सर्वांग सम होना और समान होने में थोड़ा फर्क भी है। सर्वांग सम का मतलब है कि दोनों कोणों के माप तो समान होंगे पर वो विभिन्न दिशा में हो सकते हैं। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं सर्वांग समता की, और वास्तव में इसका मतलब है कि सर्वांगसम कोणों के माप बराबर होते हैं। आइए इन्हें दर्शाते हैं। तो कोण 1 सर्वांगसम है कोण 4 के, मतलब इनके कोणों के माप बराबर होंगे, चाहे हम इन्हें डिग्री में मापें या रेडियन में। और अब देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष का सत्य होना जरूरी नहीं है? डज नॉट हैव टू बी ट्रू। कोण 3 और कोण 4 संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो संपूरक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोण 3 जमा कोण 4 का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। यह संपूरक कोण की परिभाषा है। इसे यहां पर लिखते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां हम देख रहे हैं कि कोण 3 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए अगर प्रतिच्छेदन बिंदु के सापेक्ष आप इन रेखाओं के बीच के कोण को बढ़ाते या घटाते हैं तो आप देखेंगे कि कोण 3 और कोण 4 हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि ये वास्तव में सर्वांगसम है। अब अगर कोण 4 का माप 95 डिग्री है तो कोण 3 का माप भी 95 डिग्री ही होगा। इसी तरह अगर कोण 4 का माप 30 डिग्री है तो कोण 3 का माप भी 30 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में इन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री तभी होगा, यानी कोण 3 जमा कोण 4, जब कोण 4 का माप 90 डिग्री हो और कोण 3 का माप भी 90 डिग्री हो। लेकिन हमें यहां ये नहीं बताया गया है। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि कोण 4 और कोण 1 समान है,
विशेषकर जब आप इनके कोणों का माप लेते हैं। कथन ये सत्य नहीं है, ये तभी सत्य होगा जब प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होगा। अब दूसरा कथन, रेखा L समांतर है रेखा M के, ये कथन तो सत्य है। अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ये कोण यहां पर भी बराबर होगा, पर किस कोण के? ध्यान से देखिए, तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब यहां हम फिर से अगर इन रेखाओं के बीच के कोण को बढ़ाते या घटाते हैं तो हम देखेंगे कि कोण 1 और 2 हमेशा ही बराबर माप के होंगे, क्योंकि ये सर्वांग सम है। तो कोण 1 कोण 2 के सर्वांग सम है। और अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, या यूं कहें कि रेखा L रेखा M के समांतर है, तो कोण 2 और कोण 4 भी समान होंगे। हम इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। अगर कोण 4 कोण 1 के बराबर है और अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो कोण 4 कोण 2 के बराबर होगा, और अगर कोण 4 कोण 2 के बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो ये कथन सत्य है। अब तीसरा कथन, कोण 1 सर्वांग सम है कोण 3 के। तो एक बार फिर, अगर कोण 1 कोण 4 के सर्वांग सम है, मतलब ये दोनों सर्वांग सम है, और कोण 3 कोण 4 के सर्वांग सम है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, या हम सर्वांग सम के बजाय समान भी कह सकते हैं। और अगर ये इसके सर्वांग सम है और ये इसके सर्वांग सम है, तो कोण 1 कोण 3 के सर्वांग सम होगा। तो कथन सी भी सत्य है। अब चौथा कथन, कोण 2 सर्वांग सम है कोण 3 के। तो यहां भी अगर कोण 1 कोण 4 के सर्वांग सम है, इफ इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो ये दोनों भी सर्वांग सम होंगे, और कोण 3 और कोण 4 भी शीर्षाभिमुख कोण हैं, लिहाजा ये दोनों भी सर्वांग सम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 और 3 भी सर्वांग सम कोण होंगे, तो कथन डी भी सत्य होगा। इस तरह कथन बी, सी और डी सत्य हैं और कथन ए ही सही उत्तर है। यह हमारा तीसरा प्रश्न है। नीचे दिए हुए तर्कों पर विचार करें। पहला कथन, 4 का प्रत्येक गुणज सम यानी इवन है। 376 संख्या 4 का गुणज है, इसलिए 376 सम है। अब दूसरा कथन, हम किसी भी संख्या को आवर्ती दशमलव के रूप में लिख सकते हैं अगर वो संख्या परिमेय मतलब रैशनल है। हम पाई को आवर्ती दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए पाई परिमेय संख्या नहीं है। क्या इन दोनों में से किसी ने निगमनिक तर्कण का प्रयोग किया है? चलिए देखते हैं। पहले कथन के अनुसार 4 का प्रत्येक गुणज सम यानी इवन है। 376 संख्या 4 का गुणज है, इसलिए 376 सम है, और इसी को निगमनिक तर्कण कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 4 का प्रत्येक गुणज सम होता है, और यहां 376 संख्या 4 का गुणज है, इसलिए सम होगा। तो ये कथन निगमनिक तर्कण की सही तरीके से व्याख्या करता है। चलिए अब कथन 2 पर विचार करते हैं। यहां कहा गया है कि हम किसी भी संख्या को आवर्ती दशमलव के रूप में लिख सकते हैं अगर वो संख्या परिमेय यानी रैशनल है। तो रैशनल संख्या को हम आवर्ती दशमलव यानी रिपीटिंग डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 0.3333 जो कि 1/3 है। यही मतलब है रिपीटिंग डेसिमल का। अब ये देखिए, हम किसी भी संख्या को आवर्ती दशमलव के रूप में लिख सकते हैं अगर वो संख्या परिमेय है, लेकिन यहां यह नहीं कहा जा रहा कि आवर्ती दशमलव का मतलब है कि वो परिमेय संख्या है, बल्कि मतलब यह है कि एक परिमेय संख्या को हम आवर्ती दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। और यह भी नहीं लिखा है कि एक आवर्ती दशमलव को हम निश्चित तौर पर एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। बस इतना ही कहा गया है कि अगर वो एक परिमेय संख्या है तो उसे आवर्ती दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा है कि पाई को हम आवर्ती दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते। पाई कैन नॉट बी रिटन एज अ रिपीटिंग डेसिमल। तो अगर हम पाई को आवर्ती दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते, तो क्या पाई एक परिमेय संख्या है? अगर पाई एक परिमेय संख्या होती, मतलब अगर पाई परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होता, तो हम इसे आवर्ती दशमलव के रूप में लिख सकते थे। लेकिन यहां कहा गया है कि हम इसे आवर्ती दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए पाई एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो यह भी निगमनिक तर्कण मतलब डिडक्टिव रीजनिंग की व्याख्या करता है। तो सी भी सही उत्तर होगा, यानी 1 और 2 दोनों ही निगमनिक तर्कण की व्याख्या करते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे।